नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका देवेंद्र पारिक एसएमपीआर के इस चैनल पर। और साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वो है कि भारत की कूटनीतिक स्थिति। पिछले दिनों जब बांग्लादेश और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के संबंध जो गलबैयां डालने वाले थे, बहुत अधिक मित्रता वाले थे, उधर नेपाल जो है वो लिपुलेखा दर्रे से भारत और चीन के बीच में व्यापार जो चल रहा था उसका विरोध कर रहा था। उधर जो है यूएस अपने ऊपर ट्रेड वार के रूप में जो दंड दे रहा था हमारे को, तो उसकी टैरिफ जो थी वो अपन भुगत ही रहे थे। चारों तरफ से ऐसा दिख रहा था कि भारत पूरी तरह से कूटनीतिक रूप से फेलियर कर गया। अब इसी पक्ष में एक चीज़ जो दिखाई दी वो अलग प्रकार से थी। सबसे पहले जापान के साथ मित्रता, फिर उसके बाद में चाइना के अंदर एससीओ की मीटिंग के अंदर जो बड़ी गठजोड़ दिखाई दी भारत, चीन और रूस की, वो महत्वपूर्ण थी। उसके बाद में उस गठजोड़ के कारण से वो जो प्रेशर बना, उस प्रेशर से इधर बांग्लादेश की जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति जो पहले से कमज़ोर चल रही थी वो और अधिक कमज़ोर होने लगी। और उधर जो पाकिस्तान था वो एक अलग ही दुविधा में फंस गया, क्योंकि वो एससीओ की मीटिंग में गया और वहाँ जो मित्रता रूस और चीन के साथ दिखाई, उससे उसका जो बॉस अमेरिका जो था वो नाराज़ हो गया। तो उससे जाकर के उसको क्या करनी पड़ी, माफ़ी मांगनी पड़ी। उधर इन सारी परिस्थितियों को देख करके अमेरिका खुद भारत के प्रधानमंत्री को अपना सबसे अच्छा मित्र बताने लग गया और ये बातचीत करनी शुरू हो गई कि दोनों एक दूसरे को बेस्ट बताने के लिए तैयार हो गए। और अब वर्तमान में जो अमेरिका की टीम जो है वो टैरिफ को लेकर के भारत आई हुई है। ये जो सब परिस्थितियाँ देखते हैं तो दिखाई देता है कि कूटनीतिक रूप से नुकसान हुआ कहाँ। अगर किसी ने विरोध किया, अगर किसी देश ने विरोध किया तो उसको ये समझ में आ गया कि एक देश डराने से बिल्कुल नहीं डरेगा। और सबसे बड़ी बात, उसको दोस्ती जो है वो केवल स्वार्थ के लिए नहीं करता, वो केवल अपने हितों के लिए दोस्ती नहीं करता, वो दोस्ती को निभाने के लिए भी दोस्ती करता है। जैसा कि हमने रूस के साथ दोस्ती निभाने के लिए तेल लगातार लिया था। अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो आज जो है वो ब्रिटेन के साथ हमारे ट्रेड डील हो चुकी है, वो पूरी तरह से कंप्लीट है। ईयू यूरोपीय संघ जो है उसके साथ लगातार इस पे वार्ता चल रही है और अंतिम चरण में है। इसी के साथ रूस ने साफ कह रखा है कि जितना तेल चाहिए वो लीजिए और हम आपके पास सस्ते से सस्ता तेल उपलब्ध करवाएंगे। तो आर्थिक रूप से हमें लाभ हुआ, कूटनीतिक रूप से मजबूत हो गए। और सबसे बड़ी बात जो दिखाई देती है वो ये कि हमने अपनी मजबूती से अमेरिका को हमारे तरफ आकर के हमें मित्र बोलने के लिए मजबूर कर दिया। वो हमारे प्रधानमंत्री को आकर के बोले कि ये मेरे मित्र हैं और उसके बाद में वहाँ से टीम भेज करके और उसके ऊपर फिर से ट्रेड जो थी उसके ऊपर फिर से वार्ता करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये कूटनीतिक सफलता हो सकती है या कूटनीतिक असफलता हो सकती है, तो इसके ऊपर निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताएंगे। लेकिन अब बात आती है कि आगे की जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन रहेगी वो कैसी रह सकती है। तो इन सब परिस्थितियों को जब हम देखते हैं और साथ ही साथ हाल ही के दिनों में भारत के पड़ोस में लगातार, जिसमें हम बात करें श्रीलंका, उसके बाद में बांग्लादेश, उसके बाद में नेपाल, ये जो चारों तरफ जो अशांति फैली है और चारों तरफ जो है वो एक तरह से देखा जाए तो जेनजी के द्वारा ही, जो जनरेशन जेड जिसे हम बोल रहे हैं, उस जनरेशन के द्वारा ही ये सब जो मामला तैयार किया गया, चाहे वो श्रीलंका में हो, वहाँ भी लगभग लोग जो थे वो जैन जी के ही थे, इधर बांग्लादेश में, फिर नेपाल में, ये सारे यही थे। तो इसके दो एंगल देखे जा रहे हैं। अगर दोनों एंगल्स को हम समझें और उसके बाद उसको भारत पे अप्लाई करें तब हमें समझ में आता है कि भारत की आगे की जियोपॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे श्रीलंका से। तो श्रीलंका की अगर परिस्थिति देखें तो वहाँ पर दो बातें थी। पहली, बेरोजगारी, भुखमरी, बेरोजगारी अत्यधिक थी और भुखमरी अच्छी खासी मात्रा में थी, खाने के लिए खाद्यान्न भी पर्याप्त मात्रा में नहीं था। और दूसरी बड़ी बात, वहाँ के जो शासक थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो और उनका परिवार आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। विदेशों के अंदर जाना आना और वहाँ पर जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट करना, वो सारी चीज़ें थी। तो उन सबको देख करके और जनता में विद्रोह का भाव पैदा हुआ और कंप्लीटली पब्लिक ने विद्रोह कर दिया और पूरी की पूरी श्रीलंका में चेंजिंग आई थी। इसी बात को जब लेकर के हम बांग्लादेश की तरफ जाते हैं
तो बांग्लादेश में भी जब देखा जाता है तो लगभग कुछ ऐसा ही था। बेरोजगारी का आलम था, भ्रष्टाचार था, और उसके साथ साथ बहुत सी गतिविधियां जो थी वो इस प्रकार की थी कि पूरी पब्लिक को एक तरह से मौका मिल गया विरोध करने का। कुछ मौके बनाए गए और कुछ बन गया, और इस प्रकार से देखा जाए तो वहाँ पर भी वही कंडीशंस कि बेरोजगारी, भुखमरी, और दूसरी वहाँ के शासकों द्वारा जनता की अनदेखी। सेम कंडीशन नेपाल में देखने को मिली। नेपाल में तो बहुत बड़ी स्तर पर हो गया। वहाँ के नेपो किड्स के नाम से बात कही गई कि नेपाल के जो शासकों के जो बच्चे हैं वो पूरी व्यवस्था का आनंद उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सारी जो मतलब शासन है उसका मजा ही वो ले रहे हैं। अब ये बात सोशल मीडिया पे वो डाल रहे थे वो, और जब ये सब डालेंगे तो पब्लिक में निश्चित रूप से इस प्रकार का द्वेष उत्पन्न होगा। हमारे यहाँ जो भारत में जो नेता हैं उनके बच्चे सोशल मीडिया से तभी कम जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि अगर वो कुछ करेंगे तो वो विरोध होगा कि नेताजी के बच्चे तो आनंद कर रहे हैं। ये बात तो होती है। अभी भी अमित शाह के बच्चे के बारे में कहा जाता है और नितिन गडकरी जी के बच्चे के बारे में कहा जाता है। अब वो चाहे अपना जीवन खुद की मेहनत से जी रहे हो, लेकिन पब्लिक को तो सीधा सीधा कनेक्ट करना ही होता है, और वो करते ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो एक अलग प्रकार के सर्कमस्टेंसेज वहाँ बनी कि नेपो किड्स है, ये नेताओं के जो बच्चे हैं ये आनंद उठा रहे हैं और हम दुखी हैं। और सच्चाई भी थी, वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, एक्सट्रीम लेवल तक वो चीज़ चली गई थी। वो सहन करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थे। वहाँ बेरोजगारी, भुखमरी बहुत बड़े स्तर पर थी, भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पर था। तो निश्चित रूप से वहाँ तो वो चीज़ होनी थी। और सबसे बड़ी बात, आग में जो है वो घी डालने वाली बात ये थी कि जब उन लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू अपना विरोध प्रकट करना शुरू किया तो सोशल मीडिया को ही बैन कर दिया। अब उसके बाद में तो विस्फोट होना ही था, और वो विस्फोट वहाँ पर हो गया। जब इन सारी कंडीशंस को देखते हैं तो दो चीज़ें कॉमन आई, बेरोजगारी और भुखमरी की हालत। दूसरी चीज़ कि वहाँ के नेताओं के द्वारा आम जनता को इग्नोर करना और अपने आप को जो है एंजॉय की तरफ लेकर के जाना, ये मेजर कारण दिखाई देता है। अब जो बात आती है कि इन दोनों कारणों को जब हम समझते हैं तो उनके पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी रिसर्चर्स एक बात और कहते हैं, और वो ये कि इन देशों में केवल क्रांति पब्लिक के लिए क्या ही ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इनमें क्रांति लाने के लिए कुछ विदेशी संस्थाएं जो कि एनजीओ के नाम से इन देशों में थी, उन संस्थाओं ने यहाँ पैसा प्रोवाइड करवाया और पूरी योजनाबद्ध रूप से इन देशों के अंदर ये जो जेन जी या एक तरह के इस प्रकार की जनरेशन जो कि पूरी तरह से नई थी, जिसमें ज़्यादा भावनात्मकता थी और ज़्यादा सोचने या ठंडे दिमाग की स्थिति नहीं थी, उनको प्रवोक करने के लिए एक प्रकार की जो है संस्थाएं यहाँ पर लाई गई। नेपाल के अंदर तो इसके अच्छे खासे प्रमाण भी मिले हैं। इसी प्रकार बांग्लादेश में भी ये बात हुई थी। तो ये बड़ी बात है, ये एक महत्वपूर्ण बात है, और इसके कहीं ना कहीं प्रमाण हर जगह मिले हैं। अब बात आती है कि इस प्रकार के प्रवोक से, उनके द्वारा दिए गए लालच से या उनके द्वारा की गई आर्थिक व्यवस्था के कारण से ये लोग इस प्रकार से उग्र हुए और इन देशों के अंदर क्रांति हुई। तो क्या ये चीज़ भारत में हो सकती है? तो पहली बात तो हम देखते हैं जो इनमें कॉमन थी वो तीन बात। बेरोजगारी, तो निश्चित रूप से भारत में बेरोजगारी तो है, ये कह सकते हैं कि उतनी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं पहुंची जहाँ जितनी नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में पहुंची थी, इतना कह सकते हो आप। बाकी बेरोजगारी, अच्छी खासी मात्रा में बेरोजगारी भारत में है, बेरोजगारी तो है और बड़ी मात्रा में, ये हम सब जानते हैं। दूसरी बात भुखमरी, भुखमरी भारत में आज की तारीख में नहीं है। सरकार ने इतने बड़े स्तर पर वितरणात्मक प्रणाली को मैनेज कर लिया है और व्यवस्था कर दी है कि यहाँ आराम से जो 2 रुपये किलो वाले गेहूँ बोल सकते हैं आप उन्हें, या छोटे छोटे जो इस प्रकार की जो राशन की दुकानें जो सरकार के द्वारा दी जाती हैं वो हर जगह उपलब्ध करा दी। तो भुखमरी वाली कंडीशन भारत में नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट भारत के पास है। बेरोजगारी है, ये माइनस पॉइंट है, भुखमरी नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, भारत में नेपो किड्स वाली कंडीशन नहीं है कि नेताओं के बच्चे आनंद उठा रहे हैं, ऐसा न तो होने दिया जा रहा है, और अगर कहीं होता है तो प्रॉपर उनकी पार्टियां ही एक्शन ले लेती हैं या फिर जनता भी प्रॉपर एक्शन कर देती है। उनको ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं, वो उनको हरा हरू के साइड में कर देती है। 5 साल भुगतने का यहाँ काम है ही नहीं। अलग अलग प्रकार के राजनीतिक दबाव, सोशल मीडिया का दबाव, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उनको उत्तर देने के लिए मजबूर कर देते हैं और उनको हटाने के लिए भी मजबूर कर चुके हैं। कई बार ऐसा देखने को आया। उसका एक उदाहरण मैं आप हमारे राजस्थान में दे सकता हूँ।
राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जी जो हैं उनके बच्चे गाड़ी के अंदर, जो उनकी पर्सनल गाड़ी थी उसमें घूमने ही गए थे, इतने में तो रील बना करके डाल दी और पूरी तरह से जो है उसको स्पष्टीकरण देते देते और उसको मतलब पूरी तरह साफ करते करते कई दिन उनको लग गए कि इस मामले को कैसे भी ठंडा किया जाए। ये बड़ी बात है, ये भारत में है और इसलिए भारत में डायरेक्टली इस प्रकार का तो नहीं हो सकता। लेकिन अब बात आती है कि बाहर से प्रवोक की कंडीशन क्या बन सकती है। तो बाहर से प्रवोक की जब हम बात करते हैं तो बड़ी संभावनाएं भारत में बन रही है। अब जैसे उदाहरण के रूप में ये वोट चोरी में कितना दम है आप और मैं नहीं जानते। राहुल गांधी जी पूरा जोर दे रहे हैं इसके ऊपर, ये सही भी हो सकती है, ये चीज़ सही भी हो सकती है और इसके बारे में मैंने पहले बताया था आप सबको कि ये सही इसलिए हो सकती है क्योंकि ये आज की नहीं है। वो जो चीज़ बता रहे हैं कि एक व्यक्ति के कई जगह वोट होना या वोट गायब कर देना, ये सारी गतिविधियां आज से हुई हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पहले से लगातार चली आ रही हैं। कोई व्यक्ति यहाँ से जाकर के दूसरी जगह बस गया और दूसरी जगह जाकर के अपना वोटर लिस्ट के अंदर नाम जुड़ा लिया और पहले वाला वैसे का वैसे पड़ा है तो वोट बढ़ गया। वोट घट गया कैसे कि यहाँ से कटवा दिया और वहाँ लिखवाया नहीं तो घट गया। ये भारत में लगातार चल रहा था, ये शुरू से चल रहा है, इसमें कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं देता। स्थायी वोटर्स जो हैं उनके भी कई बार नाम कटे हैं, तो वो आज कटे ऐसा नहीं है, पहले भी कटते आए हैं। बहुत से लोगों के नाम कट गए और ये कटते आए हैं। उसके लिए जनता की जागरूकता महत्वपूर्ण होती है। एक संस्थागत रूप से हम सब जानते हैं कि लोकल लेवल पर एक BLO होता है, उससे जाकर के संपर्क करके अपना नाम जुड़ाया जा सकता है, निश्चित और निर्धारित डॉक्यूमेंट्स दे करके जुड़ाया जा सकता है। वोटर लिस्ट जारी होने तक आप जाकर के कन्फर्मेशन कर सकते हैं कि मेरा नाम इसमें है या नहीं है। ये सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। अब उसके बावजूद अगर कुछ होना है या हो रहा है या वोट चोरी हो रही है तो इसके ऊपर रिसर्च का विषय हो सकता है, लेकिन जन आंदोलन दिखाई दे रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनता में 1% भी इस मामले को लेकर के कोई इंटरेस्ट हो ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। लगातार राहुल गांधी जी वोट चोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में ही कहीं से थोड़ी बहुत भी पब्लिक मीटिंग या कोई आंदोलन हुए हों, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी में भी कोई आंदोलन हुए हों, ऐसा कहीं दिखाई देता नहीं है। इसका मतलब पब्लिक में इस बात को लेकर कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि पब्लिक जानती है कि ऐसा पहले से होता आया है, आज हुआ है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक रूप से ये जो है चुनाव आयोग की गतिविधियों में शामिल है। थोड़ा ठंडा बस्ता जैसे बोलते हैं उस प्रकार की गतिविधि दिख जाती है और इसको जनता बहुत ज़्यादा हैवी लेती नहीं है। ये दिलाने का जो प्रयास हो रहा है ना, वो एक असफल सा प्रयास दिखाई देता है। तो इन सारे कारणों से हम देखते हैं तो भारत में विद्रोह हो जाएगा ऐसा तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। और सबसे बड़ी बात कि क्या होना चाहिए, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि क्या ऐसा आंदोलन होना चाहिए। तो इस बात को लेकर के जब हम चर्चा करते हैं तो महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देता है कि जब इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती सीट पर बैठने का निर्णय लिया और वो सीट पर रही, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भाई इंदिरा गांधी जो है वो एक सांसद के रूप में गलत चुनी गई हैं, इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं होनी चाहिए। ये बात जब कही गई उसके बावजूद वो प्रधानमंत्री पद पे रही और फिर जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठ करके और आंदोलन की शुरुआत की, तो उस दौर में भी, उस समय की जब हम बात करते हैं, उस पूरे आंदोलन की जब हम बात करते हैं, तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। आपातकाल इस बात को लेकर लगाया कि जन आंदोलन बहुत उग्र हो सकता है और उसको पूरा नुकसान हो सकता है। वो आपातकाल हुआ, बहुत से लोगों को उठा उठा के जेल में डाला, तो भी यहाँ पर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ हो ऐसा नहीं था, बल्कि वो बहुत गलत गतिविधि थी। जनता की स्वतंत्रता पूरी तरह से हनन हुई थी, अत्याचार हुए थे, यहाँ तक कि नसबंदी के सवाल को लेकर के काफ़ी विरोध उसमें देखा गया था, सारी बातें थी। लेकिन उसके बावजूद भी जनविद्रोह हो गया हो ऐसा उस समय नहीं हुआ। उसके बाद में जब मनमोहन सिंह जी की समय की बात अगर हम कर ले तो उस समय अन्ना हजारे ये सब आंदोलन के लिए बैठे थे, उस समय बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, आंदोलन हुए, लेकिन इस प्रकार की जो अराजकता वाली स्थिति है ये भारत में नहीं होती है, क्योंकि भारत में बहुत से लोग पॉलिटिकली विश्वास करते हैं अपने संविधान पे। और सबसे बड़ी बात, हम सभी इस बात पे विश्वास करते हैं कि इस प्रकार के हिंसक विद्रोह से सत्ता परिवर्तन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां इतनी मैच्योर हैं कि वो अपनी सत्ता को निश्चित रूप से दूसरे को संभालने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार की कोई सोच नहीं रखते कि सारा चीज़ें हमेशा ही अपने हाथ में रखें। जो होता है वो सिस्टमेटिक रूप से होने पर विश्वास करते हैं और जनता के मैंडेट को हम सभी
पूरे मन से स्वीकार करते हैं, आम जनता हो और चाहे सरकारें हों और चाहे राजनीतिक दल हों। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब देखते हैं कि हमारा इतिहास इस प्रकार का बिल्कुल नहीं है, बुरी से बुरी कंडीशन में भी हम जो है इस प्रकार की स्थिति में नहीं पहुंचे। 1991 में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। उस स्थिति के अंदर भी भारत में कुछ हुआ हो ऐसा नहीं था। तो अलग अलग कई परिस्थितियाँ आई, लेकिन भारत में कभी कुछ हुआ हो ऐसा दिखाई नहीं देता। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।